हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अपने आज का वीडियो 25 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और ये आपसे रिक्वेस्ट है इससे पहले कि आप वीडियो को पहले पूरा देखें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? एक्चुअली इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ एक एक रख के ऐसे प्रश्नों को समाप्त कर दूँ। ऐसे जितने भी प्रश्न आए उन सारे प्रश्नों को रख दूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के, सिंधु नदी के, मादर नदी के या घग्गर नदी के? किस नदी के किनारे है? तो ये है कालीबंगा है। तो कालीबंगा हमने बताया था, पहले ही देख लिया। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ओके ओके, आइए देखते हैं आगे और चीज़ें। देखिए, अगर हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा तो हमने देख लिया, घग्गर नदी के किनारे है। रंगपुर, ये जो मादर है, मादर ये रंगपुर है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? वो है मादर के किनारे। ठीक है, और सिंधु रावी को हमने देख लिया कि रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? हड़प्पा। ठीक है, सिंधु के हमने कल बात कर ली थी कि दो चीज़ें सिंधु नदी के किनारे, एक मोहनजोदड़ो, दूसरा चन्हूदड़ो। मादर नदी किस किस के किनारे कौन सा बसा हुआ? रंगपुर। और घग्गर के किनारे कालीबंगा, यानी कालीबंगा के किनारे घग्गर नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड, प्रमुख आयातित वस्तुओं में सोना का आयात प्राचीन समय में कहाँ से किया जाता था? सोने का आयात कहाँ से किया जाता था प्राचीन समय में? कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान से, खेतड़ी से, मेसोपोटामिया से या चीन से? तो इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं, इसलिए रखा गया है। तो हम जो सोने का आयात करते थे वो करते थे अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से भी करते थे, इसके अलावा फारस से भी करते थे यानी ईरान से, और इसके अलावा दक्षिण भारत से भी करते थे, अपने दक्षिण भारत से यानी जो कर्नाटक वगैरह वाला क्षेत्र है वहाँ से। इसके अलावा खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? तांबे के लिए। ये कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। तो इसके अलावा आपको मेसोपोटामिया से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से लाजवर्त प्राप्त हुआ। लाजवर्द। ठीक है, लाजवर्द क्या होते हैं? एक इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रीसियस पत्थर होते हैं। इसके अलावा चीन से हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो चीन से हम कुछ भी सामान नहीं मंगाते थे उस समय। ठीक है, जो भी हम सामान मंगाते थे अपने पश्चिम से मंगाते थे, पूर्व की तरफ से नहीं। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। सामवेद का उपवेद निम्नलिखित में से कौन सा है? सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद और धनुर्वेद, शिल्प वेद, या फिर तीन ही ऑप्शन है इसमें। चौथा ऑप्शन डी, अर्थात चौथा ऑप्शन इसमें आयुर्वेद। एक्चुअली प्रिंटिंग प्रॉब्लम है या टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आयुर्वेद चौथा ऑप्शन। देखते हैं। देखिए, सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित वेद है। किस चीज़ से? संगीत से संबंधित। ठीक, तो संगीत से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, हम और भी देख लेते हैं जो भी वेद हैं जितने। जो धनुर्वेद ये है मुख्यतः, यह यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद है कौन सा? धनुर्वेद। इसके अलावा ये जो शिल्प वेद है ये है अथर्ववेद उसका उपवेद है। अथर्ववेद का
उपवेद, शिल्पवेद। अब शिल्पवेद को के रचनाकार कौन थे? शिल्पवेद के रचनाकार हम सभी जानते हैं, शिल्प के देवता कौन है? विश्वकर्मा। धनुर्वेद, उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ठीक। इसके अलावा जो संगीत का अपना वेद है सामवेद, उसका जो उपवेद है यानी गंधर्व, उसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। इसके अलावा जो ऋग्वेद का उपवेद है वो हमने देखा अभी आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद वो चिकित्सा से संबंधित है, उसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। ठीक है, समझ आ गया? आप लोग किताब पढ़ते समय कॉपी लेके पेन लेकर बैठें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हों उनको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। वैदिक कालीन देवता सूर्य, देवता कौन? सूर्य की माता का क्या नाम था? सूर्य की माता का क्या नाम था? दीति, अदिति, रिद्धि या सिद्धि? तो सूर्य की माता का नाम था अदिति। ठीक है। चौथा के बजाय पांचवा अगला प्रश्न अब देखते हैं। वैदिक काल में दुहिता, क्या शब्द है? दुहिता का नाम के नाम से कौन जाना जाता था? पुत्री, पुत्रवधू, माता या मासी? किसको दुहिता कहा जाता था? तो दुहिता कहा जाता था उस समय पुत्री को। क्यों? क्योंकि गाय से दूध निकालने का काम वो करती थी, दुहने का काम करती थी, इसलिए पुत्री को दुहिता कहा जाता है। वैदिक काल के आसपास आप देखेंगे जितने भी नाम हैं वो गाय से संबंधित होते थे, यानी गाय का महत्व इतना ज़्यादा था कि उसी के नाम पे सारे नाम हो जाते थे। जैसे शाम के समय को बोल देते थे गोधूली बेला, क्योंकि गाय जंगल से चरकर घर की तरफ आती थी, इसलिए गोधूली, गाय के पैरों से उठी हुई धूल के कारण उसको गोधूली बेला बोल देते थे। ठीक, वैसे ही पुत्री को दुहिता बोल देते थे। अब अगला देखते हैं छठा प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी, अमेजन नदी या फिर यांगसी की कियांग नदी या फिर नील नदी? तो आइए देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि नील नदी कहाँ है, वो अफ्रीका में है। और नील नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है विक्टोरिया झील से। और कहाँ जाके गिरती है? ये भूमध्य सागर में गिरती है। और इसकी कुल जो लंबाई है वो 6,670 किलोमीटर है। कितनी है? 6,670 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। याद रखना है, विक्टोरिया झील गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। ये जो अमेजन नदी है ये दक्षिणी अमेरिका में है, मिसिसिपी नदी अमेरिका में है, यांगसी की कियांग नदी चीन में है। ठीक है। अगर इनका हम क्रम देखें तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है। देखिए, पहले नंबर पे नील नदी सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पे मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी नहीं, ये जो दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी अमेजन नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन। इसके बाद तीसरी जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी मिसिसिपी। चौथी लंबी नदियों में यदि हम देखें तो वो हो जाएगी चीन की नदी यांगसी कियांग नदी। ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, देखिए अपना ये भारत है, ये भारत है ऐसे। तो यहाँ से जहाँ से समुद्र शुरू है उस भाग को पूरे को, नीचे को, ये पूरे, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? देखिए ये जैसे मैप बन गया, तो ये नीचे वाले पूरे पार्ट को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो प्रायद्वीप वाले भाग में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नदी हो जाएगी डी अर्थात गोदावरी नदी। ठीक, ये चारों की चारों दक्षिण भारत की ही नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी प्रायद्वीप भारत की? वो जाएगी गोदावरी। ठीक, आठवां प्रश्न आइए देखते हैं।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो अनाईमुड़ी हो जाएगी। यदि आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब वो हो जाएगी अन्नामलाई। ठीक है, और यह है कहाँ पे? ये है नीलगिरी पर्वत पे। नीलगिरी क्षेत्र है जहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों मिलते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों का मिलन होता है। वहाँ पे अन्नामलाई नाम की एक पर्वत श्रेणी है, तो वो सबसे लंबी है दक्षिण भारत की। लेकिन यदि आप देखें कि पश्चिमी घाट की सबसे लंबी तो अनाईमुड़ी है। ठीक है, वहीं पे लौंग पहाड़ियाँ, कार्डामम बोलते हैं ना, तो वहीं पे लौंग से संबंधित पहाड़ी है, उसको कार्डामम पहाड़ी बोलते हैं। इसका महेंद्र पर्वत भी है उधर ही दक्षिण भारत में ही। 9th प्रश्न अब देख लेते हैं। माउंट मकालू किस देश में स्थित पर्वत है? तो माउंट मकालू किस देश में स्थित पर्वत है, बताइए। माउंट मकालू केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, नेपाल में या फिर भूटान में? तो माउंट मकालू जो है वो नेपाल में है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल में। आपको मैंने 3-4 दिन पहले भी इस प्रश्न को ऐसे दूसरे रूप में करवाया था। यदि आपको याद रहा होगा तो ज़रूर आप लोग इस प्रश्न को कर लिए होंगे। और आपको बता दूं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम सुना होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। लैब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? लैब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, सामान्य जलधारा या ए और बी दोनों? तो लैब्राडोर जो जलधारा है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। और ये चूंकि लैब्राडोर वाले क्षेत्र से ऊपर से आती है, इसलिए ठंडे प्रदेश से आती है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अब मैं आपको जल्दी से आप पेन लीजिए और नोट करने की शुरू कीजिए। मैं आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर की सारी धाराएं बता देता हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए, आप लोग लिखिए। नंबर 1, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म धारा है। कैरेबियन धारा, ये भी गर्म धारा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं मैं बता रहा हूँ। तीसरा, एंटलीज की धारा, ये भी गर्म धारा है। चौथी, फ्लोरिडा की धारा, ये भी गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो भी गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये भी गर्म जलधारा है। नॉर्वे की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। इरमिंगर की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। रेनेल की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। दो ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराएं हैं जो ठंडी प्रकार की जलधाराएं हैं। उनमें पहली हमने देख लिया, ये लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है। और दूसरी है केनारी की धारा, वो भी ठंडी जलधारा है। दो ही हैं, एक हो गई लेब्राडोर और दूसरा हो गया केनारी। ठीक है, केनारी की धारा, ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। कैसी हैं? ठंडी। बाकी सारी की सारी गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और यदि आपको लिखने में दिक्कत हो रही हो तो पॉज करके आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। 11वां प्रश्न देखते हैं। सिमलीपाल बाघ संरक्षण यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? सिमलीपाल की बात हो रही है, किस राज्य में है? यस, हम बात कर रहे हैं सिमलीपाल। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, झारखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो सिमलीपाल है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? उड़ीसा में है। इसके अलावा झारखंड में यदि हम बात करें तो झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। बिहार में देखें तो बिहार में एक वह है वाल्मीकि करके, ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो है दुधवा कतरनी, कतरनी घाट, दुधवा
कतरनी घाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। ओके, तो ये जो दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है उसमें। तो ये हो गए 11वां प्रश्न, अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। 12वां प्रश्न पे चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या मध्य प्रदेश में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन सा है। उत्तराखंड में आपको बता दूं तो कई सारे हैं। एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा जो है आप उत्तराखंड में और देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत का भी। और इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं उत्तराखंड में, जैसे एक हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो ये सारे के सारे उत्तराखंड के हैं। आपको पेन कॉपी का सहारा लेना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगला हम देख लेते हैं सिक्किम में। सिक्किम में हमारा एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में जो कंचनजंगा पर्वत है वहीं पे है। तो इसके अलावा हम और देखते हैं मध्य प्रदेश में, देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। पहला एक तो राष्ट्रीय उद्यान है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसके बाद दूसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किसको? कृषि को और पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है कृषि और पशुपालन के संगठन को? अनुच्छेद 48 में, 48 में, अनुच्छेद 48 में, या अनुच्छेद 48A में, या 49 में, या 50 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 48A में क्या कहा गया है ये देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है। किसमें कही गई है? 48A में। किसमें? पर्यावरण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण। इसके अलावा जो है संरक्षण के साथ साथ उसको संवर्धन भी करता है, यानी बढ़ाना भी है पर्यावरण को, और वन और वन्य जीवों की रक्षा भी करनी है। अब देखते हैं 49 में क्या कहा गया है। 49 में क्या कहा गया है? 49 में कहा गया है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात। स्मारक जो हमारे, जैसे स्मारक हो गए हमारे हम्पी हो गए का मंदिर हो गए, या फिर तंजौर के मंदिर हो गए, ये जितने भी हमारे स्मारक हैं इन सबको संरक्षित रखने और इनको राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जो है पृथक्करण की बात कही गई है, कि दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग अपना क्षेत्रों का निर्वहन करेंगे, ठीक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था को नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में रखा गया है? समान न्याय यानी सभी लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था को नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 39 में, या अनुच्छेद 39A में, या 40 में, या 41 में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39A में, क्योंकि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का जो उपबंध करता है अनुच्छेद 39A करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 में क्या करता है। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक। तो इसके अलावा 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी ग्राम पंचायतों की बात अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों की बात अनुच्छेद 40 में है,
ठीक। इसके अलावा 41 में क्या है? 41 में है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। जैसे अभी हम लोग ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है ना, जॉब दो मोदी जॉब दो। तो इसी ये जो काम पाने का अधिकार है ये आर्टिकल 41 में है। काम पाने का कुछ और शिक्षा में, सार्वजनिक में क्षेत्र में सहायता पाने का जो अधिकार है हमारा, वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और वो कितने में आता है? अनुच्छेद 41 में आता है। ठीक है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में किस एक का वर्णन है? 86वां संविधान संशोधन 2000 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा संबंधित उनके माता पिता के कर्तव्य, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2000 में आया था, उसमें कहा गया था ये बात कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा संबंधित उनके माता पिता के कर्तव्य हैं। यानी ये जो मौलिक कर्तव्य के तहत आया था। ठीक। मौलिक कर्तव्य 51 का टा में, 51 का टा में कहा गया था ये चीज। किसमें? अनुच्छेद 51 का के टा में। ठीक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की देखभाल की व्यवस्था वो सरकार स्वयं करेगी और वो उसको जो रखा गया वो अनुच्छेद 21 का के तहत रखा गया है। ठीक है, कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा उनकी उन्नति के लिए कार्य करने का काम सरकारें करेंगी। अब अगला देखते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। अच्छा देखते हैं ये इसका जो उत्तर होगा, संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है, इसको कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। और इसके अलावा न्यायपालिका, कार्यपालिका इनको नहीं, अभी हमने जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखा कि न्यायपालिका कार्यपालिका का अलगाव किस में कहा गया? अनुच्छेद 50 में। ठीक। 17वां प्रश्न देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? जिनेवा में, जिनेवा के अलावा जकार्ता में, या फिर मनीला में, या पेरिस में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय वो है मनीला में। मनीला कहाँ है? मनीला है फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में। ठीक है। आइए और देख लेते हैं इसके बाद। ओके, आइए देख लेते हैं और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसकी जो स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक की, उसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। कब हुई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना? 1966 ईस्वी में। अब इसमें से हमने जो और चीज़ें लिख रखा है उनमें देख लेते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ है। जिनेवा में क्या है? जिनेवा में क्या है? जिनेवा में है संयुक्त, एक तो विश्व व्यापार जो संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। इसको सब लिखते जाइए आप लोग। दूसरी चीज यदि हम देखें तो जकार्ता में क्या है? जकार्ता कहाँ है? जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। यदि आप लोग को याद हो तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो जकार्ता के बारे में एक छोटी सी बात मैं बता दूं। जकार्ता के एक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सुकर्णो। उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि मैं आपके देश का और आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ
कि आपके देश के नाम पे मेरे भी देश का नाम है, और आपके एक महान योद्धा कर्ण के नाम पे मेरा भी नाम रखा गया है। उनका एक्चुअली नाम सुकर्णो था, और उनके देश का नाम इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया, इंडो भारत से जुड़ा हुआ नेशिया, ठीक, भारत से जुड़ा हुआ जैसा उनका नाम था, तो इसलिए उन्होंने बड़ा सम्मान व्यक्त किया था। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच उस समय बहुत अच्छे मित्रता भी थी, और हमारा मित्र देश भी है इंडोनेशिया। ओके, तो हम देख लेते हैं जकार्ता में किस चीज़ का मुख्यालय है। जकार्ता में जो मुख्यालय है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये 10 देशों का एक संगठन है जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया आते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। जैसे हमने जस्ट अभी देखा कि जो एशियाई विकास बैंक थी उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1966 में। उसके एक साल बाद 1967 में आसियान की स्थापना हुई। पहले हुई एशियाई विकास बैंक की, उसके बाद एक साल बाद हुई आसियान की, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये क्या है। ये एक्चुअली इन लोग के बीच एक ट्रीटी है, एक संधि है, और वो आर्थिक उन्नति के लिए संधि की गई है। फ्री ट्रेड वगैरह ये लोग कर लेते हैं। ओके, हमने देख लिया, 3 चीज़ें देख ली, जिनेवा, इंडोनेशिया, मनीला भी देख लिया कि इसके वो है मुख्यालय। अब पेरिस में देख लेते हैं क्या है। पेरिस में किस चीज़ का मुख्यालय है? ओके, तो हम लोग देखते हैं पेरिस में जो मुख्यालय है वो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय, OECD का मुख्यालय है। पेरिस में 2 चीज़ों के मुख्यालय हैं, एक तो OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड आई देखते हैं फिर से, यस, OECD की बात कर रहे हैं, तो OECD, तो इसका फुल फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? ये इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है, और इसके 35 सदस्य हैं, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में। इसके अलावा और देखते हैं पेरिस में क्या है। पेरिस में और किसी चीज़ का मुख्यालय है? तो और किसी चीज़ का मुख्यालय नहीं, बल्कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये है UN है, UN क्या है? UN यानी यूनाइटेड नेशंस है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो इसके 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं, विश्व के 90% हीरा कटिंग और पॉलिश का काम भारत के किस शहर में किया जाता है? याद ध्यान से सुनिए, विश्व के 90% हीरा की कटिंग और पॉलिश का काम भारत के किस शहर में किया जाता है? केवल भारत के नहीं कि भारत के 90%, पूरे विश्व के 90% हीरा की कटिंग और पॉलिश का काम भारत के एकमात्र शहर में किया जाता है, जिसको बोलते हैं सूरत, और सूरत को ही डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक। तो 19वां प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में, 60 में, 63 में या 65 में? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी 1956 में, ठीक। और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी खासियत एक ये है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और इसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास है, और साथ ही ये भारत के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, और इंश्योरेंस करवाने का, बीमा करवाने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है LIC। 20वां प्रश्न आइए देखते हैं, निक्की किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? कौन सा? निक्की किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो निक्की जापान का स्टॉक एक्सचेंज है, या जर्मनी का, या हांगकांग का, या चीन का? तो निक्की हो जाएगा जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। कैसा, कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज है? जापान का। भारत के स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? भारत में 2 हैं,
एक है BSC BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, दोनों के दोनों कहाँ हैं? मुंबई में। तो वैसे ही जापान के स्टॉक एक्सचेंज को निक्की बोलते हैं। अब देखते हैं जर्मनी के जो स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या बोलते हैं? मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट बोलते हैं। फ्रैंकफर्ट क्या बोलते हैं इसको? मिड MID मिड डेक्स डेक्स DES के डेक्स डेस्क, और फ्रैंकफर्ट 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 फ्रैंकफर्ट। ठीक, तो ये जर्मनी का होगा। अब देख लेते हैं हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज का नाम याद रखना आप लोगों के लिए एकदम सामान्य है, क्योंकि होंग सेन है। हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज का नाम होंग सेंग है। सेंग सेंग होंग सेंग। ठीक है, तो अच्छा आपको मैं बता दूं हांगकांग के बारे में। हांगकांग एक चीन के नियंत्रण में वाला एक देश है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर चीज़ें सब सारी, जैसे पुलिसिंग हो या फिर अन्य चीज़ें हो, वो सब उनका अपना झंडा है, अपना कानून है। लेकिन अभी फ़िलहाल चीन ने वहाँ के गवर्नमेंट को नियंत्रित करने के लिए वहाँ के कानून में परिवर्तन किया है। अब आप लोग इसको नेट पे जाके पढ़िएगा क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आपसे बन सकते हैं वहाँ से। अगला देख लेते हैं चीन के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है। चीन का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है, चीन की जैसे भारत की राजधानी अगर आर्थिक राजधानी देखें तो मुंबई है, वैसे ही चीन की जो आर्थिक राजधानी है वो है शंघाई। तो उसी के नाम पे रखा गया है shanghai.com। क्या रखा गया है? shanghai.com shanghai.com। ठीक है, shanghai.com उसका नाम रखा गया है। तो अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर किसके नियम के आधार पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किसके नियम के आधार पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर काम करता है माइकल फैराडे के, एडविन हब्बल के, या जे थॉमसन के, या एस चंद्रशेखर के। किसके आधार पे काम करता है ये? तो ये काम करता है माइकल फैराडे के नियम के आधार पे काम करता है। ठीक, तो अन्य चीज़ें इसमें देख लेते हैं क्या है। जो ट्रांसफार्मर है वो माइकल फैराडे के नियम के आधार पे काम करता है। और इसके अलावा ये जो जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ये भी माइकल फैराडे ने ही दिया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। अब देखते हैं एडविन हब्बल ने क्या दिया था। एडविन हब्बल ने दिया था एक सिद्धांत, इन्होंने दिया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड उसका क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये नियम इन्होंने दिया कि ब्रह्मांड के विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, ये एडविन हब्बल ने दिया। अब देखते हैं जे थॉमसन सर ने क्या दिया। आपको एक पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से पढ़ लीजिए। ईंट पर नाच। ठीक, ईंट पर नाच। ईंट से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन या थॉमसन ने। ठीक, पर से पी से प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। याद लिखते जाइए आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। इसके बाद नाच, एक शब्द और बचा, नाच। तो न्यूट्रॉन की खोज कौन की है? न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक ने, चैडविक ने किया था। ठीक, तो ईंट पर नाच ये याद रखिएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्तियों के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक, एक अब बचा एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर सर ने क्या किया था? एक तो चंद्रशेखर सीमा करके इन्होंने फिजिक्स में अपना नियम दिया था, और दूसरी चीज़ इन्होंने तारों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया था और इसका सिद्धांत दिया था गहन तारों का निर्माण के बारे में चंद्रशेखर सर ने। ये इंडियंस थे, तो इनका काम काफ़ी सराहनीय है फिजिक्स में। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा, किसमें?
दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर, ऑडोमीटर, अल्ट्रासोनोस्कोप या स्टेथोस्कोप। तो इसमें ए यानी ब्यूटीरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दूध में या दूध से बने अन्य उत्पादों में वसा की मात्रा नापने के लिए। ठीक है, फैट, फैट FAT, फैट मीन्स वसा। ठीक, ये जो हमारी शरीर मोटी हो जाती है वो वसा के कारण ही होती है, क्योंकि वसा जल में घुलनशील नहीं है। ठीक, अब देखते हैं अगली चीज़ें और चीज़ें देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ तो आपको ये पता होगा, ये स्टेथोस्कोप क्या होता है। जो आला हम लोग बोलते हैं, आला जो डॉक्टर्स डाले रहते हैं गले में, हमेशा लिए रहते हैं, किसी का भी कुछ होता है तुरंत चेक करते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप है वो है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र है, यानी हृदय की गति कितनी कैसी है उसको देखने का सुनने का काम किससे होता है? स्टेथोस्कोप से। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑडोमीटर क्या होता है। जो ऑडोमीटर है वो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का काम करता है। ठीक, जितनी भी कार होती, जितनी भी बाइक होती या कोई भी, तो वो उसके जो कितना चला वो उसको नापने का काम करता है ऑडोमीटर। सभी गाड़ियों में लगा होता है। अब अंतिम एक बचा अल्ट्रासोनोस्कोप। अल्ट्रासोनोस्कोप ये क्या काम करता है, आइए देखते हैं। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने का काम एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने का काम करता है अल्ट्रासोनोस्कोप। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न। परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने, जॉन डाल्टन ने, SN बोस ने या पाउली ने? परमाणु किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु बम की। किसने किया था? तो परमाणु बम के जो आविष्कार किया था वो ऑटो हॉर्न ने किया था। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं इसमें, कि ऑटो हॉर्न का एक वीडियो आप पड़ा है यूट्यूब पे, आप लोग देखना चाहें देखिए उसको। ऑटो हॉर्न ने कहा है कि ये जो मैंने परमाणु बम बनाया, इसको मैंने इंडिया में गया था मैं, और इंडिया में मैंने उनके गीता में मैंने पढ़ा कि उनकी गीता में एक यानी इंडियंस की गीता में एक चीज़ है कि परमाणु अस्त्र की बात, यानी कि ब्रह्म ब्रह्म वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र के बारे में वर्णन है भारतीय गीता में। उसी से प्रेरित होके इन्होंने परमाणु बम बनाया था, ब्रह्मास्त्र से प्रेरित होके, जो कि अर्जुन ने चलाया था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान राम ने भी कई बार चलाया, यहाँ तक कि भगवान राम ने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया है। तो परमाणु बम उसी सिद्धांत पे काम करता है, ऑटो हॉर्न ने कहा है। ऑटो हॉर्न ने खुद कहा है ये चीज़ें, उनका वीडियो पढ़ा आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगली चीज़ें हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। जॉन डाल्टन ने क्या किया है? जॉन डाल्टन जी ने किया परमाणु सिद्धांत की खोज। देखिए, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया। परमाणु सिद्धांत की खोज परमाणु सिद्धांत की खोज किया है जॉन डाल्टन ने, और उसी परमाणु सिद्धांत पे आगे चल के बहुत बाद में परमाणु बम बना दिया ऑटो हॉर्न ने। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब देखते हैं SN बोस सर ने क्या किया है। SN बोस एक बंगाली थे, भारतीय थे। उन्होंने बोसान नामक कण की खोज की। अभी आपने देखा होगा 2014-15 के आसपास काफ़ी फेमस था हिग्स बोसान, आपने पढ़ा होगा बोसान। तो ये क्या है? हिग्स बोसान क्या है? या गॉड पार्टिकल, आपने नाम सुना है होगा, गॉड पार्टिकल, याद है? तो हिग्स बोसान में क्या था? तो पीटर हिग्स एक इंग्लैंड के और SN बोस भारत के वैज्ञानिक, इन्होंने दोनों ने मिल के एक गॉड पार्टिकल की खोज किया था, यानी बोसान कण की खोज किया था। उसी के आधार पर इनका दोनों का नाम हिग्स बोसान, उसका नाम रख दिया हिग्स बोसान कण या गॉड पार्टिकल। तो इन्होंने किया। इसके बाद देखते हैं अगला एक पाउली सर बचे। ये पाउली ने क्या किया? इन्होंने न्यूट्रिनो की खोज की। पाउली सर ने क्या किया है? न्यूट्रिनो की खोज की है पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की है? पाउली ने किया है। ओके, 24वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से। ऊष्मा का मात्रक है क्या है? मात्रक ऊष्मा का कैलोरी, जूल, एम्पियर या वोल्ट? क्या है ऊष्मा का मात्रक? कैलोरी, जूल, एम्पियर या वोल्ट?
ऊष्मा का मात्रक होता है ए अर्थात कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। अब देखें जूल किस चीज का मात्रक है, तो जूल जो है कार्य का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। एम्पियर किस चीज का मात्रक है, तो एम्पियर, आइए देखते हैं एम्पियर किस चीज का मात्रक है, तो एम्पियर जो मात्रक है वो है विद्युत धारा का मात्रक, किस चीज का, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अब देख लेते हैं कि वोल्ट जो है, वोल्ट वो किस चीज का मात्रक है, वोल्ट जो मात्रक है वो है विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ठीक, इन चीजों को लिखते जाइए, दोहराते रहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। पास्कल मात्रक है, किस चीज का मात्रक है, पास्कल, बल का, दाब का, धारा का या ध्वनि की तीव्रता का। तो पास्कल मात्रक है दाब का मात्रक है, पास्कल किस चीज का मात्रक है, दाब का मात्रक है पास्कल। अब देखते हैं बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और धारा का मात्रक क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या है, आइए देखते हैं धारा का मात्रक क्या है, धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक है अमीटर, क्या है, अमीटर, धारा का मात्रक अमीटर, अमीटर। इसके अलावा एक चीज और बच जाती है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है ऑडियोमीटर, क्या है, ऑडियोमीटर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ठीक, तो ये 25 प्रश्न रहे, आपको कैसे लगे, यदि पसंद आए हों तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आप ही बस ज्ञान को अपने तक समेट कर ना रखें, क्योंकि ज्ञान तो विस्तार देने वाली चीज़ है। आप इसे अपने दोस्तों तक फैलाएं, वीडियो को आगे बढ़ाने में, चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।